हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से इनको याद करिएगा और आपको इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम की बहुत सी तैयारी ये क्वेश्चन सुन के ही आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर लिखा कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन के आंसर देंगे, इंटरेस्ट आपका होगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी बना दूंगी जिसको आप हल करेंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर आप इसमें कमेंट लिखते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं। और देखिए, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको उन क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा पता है, ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उसको लिखा करिए। लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है आपकी। और जो है, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो अगर उस क्वेश्चन के आंसर को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई भी पता चलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीदरलैंड का कलाकार कौन था। तो नीदरलैंड का कलाकार जॉन वॉन आइक थे और जॉन वॉन आइक का जन्म 1390 ईस्वी में हुआ था। 15वीं सदी के पुनर्जागरण का कलाकार था ये, और इसने तैल चित्रण का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, तैल चित्रण का आविष्कार जॉन वॉन आइक ने किया था। नीदरलैंड के थे, पश्चिम में, ठीक है। और भारत में जो शुरुआत हुई थी वो राजा रवि वर्मा से हुई थी, ऑयल कलर की। उसके बाद नेक्स्ट है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो लिबिडो थ्योरी जो है सिगमंड फ्रायड द्वारा दी गई है। इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक है और इस पुस्तक में कामुकता, व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा से संबंधित बताया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। जो नेक्स्ट है, होली फैमिली का चित्रकार कौन है। तो होली फैमिली का चित्रकार माइकल एंजेलो है। और माइकल एंजेलो जो है पुनर्जागरण काल के चरम पुनरुत्थान का के जो है दूसरे महान कलाकार थे। चरम पुनरुत्थान, जिसे हाई रिनेशा कहा जाता है, उच्च पुनर्जागरण काल कहा जाता है। तो इसमें जो है 3 कलाकार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। पहले प्रसिद्ध कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, दूसरे माइकल एंजेलो और तीसरे रैफेल थे। तो इसमें माइकल एंजेलो जो थे वो दूसरे महान कलाकार थे और इनका जन्म फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। माइकल एंजेलो बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। ये मूर्तिकार भी थे और कलाकार भी थे, चित्रकार भी थे। इन्होंने होली फैमिली इनकी महत्वपूर्ण करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है। तो वुडकट टेक्निक जो है वो रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। और इसके रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत और भी बहुत सी विधाएं हैं जो आती हैं, जैसे कि वुडकट तो आती ही है, मेटल कट, लकड़ी उत्कीर्णन, रिलीफ एचिंग, लिनो कट, रबर स्टाम्प, फोम मुद्रण, आलू मुद्रण आदि रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वुडकट जो है वो रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट सफर के कृतिकार कौन है। तो लास्ट सफर के चित्रकार जो हैं वो लियोनार्दो दा विंची है। मैंने अभी आपको बताया, हाई रिनेशा से संबंधित थे लियोनार्दो विंची भी, चरम पुनरुत्थान काल के थे। और 3 कलाकार थे, कौन कौन से, लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो और रैफेल। तो लियोनार्दो विंची जो है सबसे पहले, प्रथम और सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था इनका। और इनका जन्म फ्लोरेंस के विंची नगर में हुआ था। लास्ट सफर इनका प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, किसका कथन है कला एक अभिव्यक्ति है। तो क्रोचे का कथन है कला एक अभिव्यक्ति है। इनका पूरा कथन है, कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो कला को अभिव्यक्ति के रूप में जो है क्रोचे ने कहा था, याद रखिएगा। क्रोचे इटली का एक आत्मवादी दार्शनिक था। इसने अनेक विषयों पर इसने लिखा, मतलब किताबें लिखी हैं, जिनमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख हैं। और ये एक उदारवादी विचारक थे, ठीक है। उसका नेक्स्ट है, द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत है। तो अरस्तु का यह सिद्धांत है, डार्क चैम्बर। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व यूनान में हुआ था और ये एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु जो है सिकंदर महान के गुरु थे और प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो भी यूनान के दार्शनिक थे। द डार्क चैम्बर थ्योरी जो है अरस्तु ने दी थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है। तो जॉर्ज स्यूरा है, जो नव प्रभाववाद से संबंधित थे। और नव प्रभाववाद को बिंदुवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जॉर्ज स्यूरा ने यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई थी उनमें छोटे छोटे बिंदु से, कलर से इन्होंने काम किया था। और एक
एक विचारक थे जिन्होंने इनके बारे में कहा है, मुझे नाम नहीं याद है। उन्होंने इनके बारे में कहा था कि कला समीक्षक जो थे कि इनकी पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इस पर दूर से अगर देखो तो ऐसा लगता है इस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हैं जो अभी उड़ जाएंगी। इस तरीके से बिंदु बनाए थे इन्होंने जो मक्खियों के समान लगते थे, इसलिए नव प्रभाववाद को बिंदुवाद के नाम से भी जाना गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा नव प्रभाववाद को बिंदुवाद कहते हैं। इसके प्रणेता जॉर्ज स्यूरा थे और इनका जन्म 1859 में पेरिस में हुआ था। जॉर्ज स्यूरा का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही तर्क शुद्धता एवं शास्त्र शुद्ध चित्रण इनका लक्ष्य था। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है, तो प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। क्लोरोग्राफी जो है एक प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया है। क्लोरोग्राफी पेपर बोर्ड या लकड़ी पर किया जाता है। प्लेनोग्राफी मुद्रण फ्लैट सतह पर छपाई की जाती है, इसे रिलीफ प्रिंटिंग भी कहते हैं। जब आप ग्राफिक कला के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये डिटेलिंग से मिलेगा। तो कोलोग्राफी प्रिंटिंग किसके अंतर्गत आता है, प्लेनोग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट है विलियम ब्लैक किस वाद से जुड़े थे, तो विलियम ब्लैक जो है रोमांसवाद से जुड़े हुए थे। विलियम ब्लैक एक अंग्रेजी कवि, चित्रकार तथा प्रिंट रचयिता थे। ठीक है, और अपने जीवन काल में इन्हें ख्याति नहीं मिली थी, किंतु अब जो है उन्हें रोमांसवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने जो है इस रोमांसवाद में कविताएं और चाक्षुष कला के क्षेत्र में महान आरंभिक काम भी किया है इन्होंने। ठीक है, तो विलियम ब्लैक जो है रोमांसवाद के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है। एम्फोरा पॉटरी जो है वो ग्रीक से संबंधित है। एम्फोरा ग्रीक रोमन का विकासशील शब्द है। प्राचीन ग्रीक के दौरान कांस्य युग जो उस समय था, ठीक है, और एम्फोरा पॉटरी में चीनी मिट्टी पर कारीगरी की जाती थी। एम्फोरा पॉटरी जो चीनी मिट्टी पर काम किया जाता था। तो एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है, तो ग्रीस की है, ग्रीक की। उसके बाद नेक्स्ट है ऑन्दिलो रेंदो किस वाद से जुड़े थे। ऑन्दिलो रेंदो जो है वो प्रतीकवाद से जुड़े थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित प्रतीकवाद का प्रमुख सिद्धांत है। चित्रकार की कल्पना की साकार करना प्रतीकवादी कला के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, तो प्रतीकवाद में ये लोग प्रतीकों का प्रयोग करने लगे थे अपने काम में। जैसे प्रतीक, जैसे शंकर भगवान का त्रिशूल है, इस तरीके से प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया था, प्रतीकवाद में किया गया था। तो ऑन्दिलो रेंदो जो है यहाँ के कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है। माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित यह फिल्म है और माइकल एंजेलो का जन्म फ्लोरेंस राज्य के कैप्रीज नामक स्थान पर हुआ था। माइकल एंजेलो उच्च पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। उच्च पुनर्जागरण का चरम पुनरुत्थान काल, हाई रिनेसा, सब उसी को कहते हैं। और घिरलैंडियो से इन्होंने भित्ति चित्र की तकनीक सीखी थी। और एगोनी एंड एक्सटेसी माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित फिल्म है। उसका नेक्स्ट है थिंकर किस मूर्तिकार का प्रख्यात कृति है। तो थिंकर जो है वो रोंदा की प्रख्यात कृति है। आगस्ट रोदिन, इनको रोंदा भी कहा जाता है, का जन्म 12 नवंबर 1840 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुआ था और यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। और इनकी प्रमुख कृतियों में द थिंकर, द फिश आदि बहुत प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रोंदा क्या था। रोंदा जो है थिएटर कलाकार थे। 19वीं शताब्दी में पाश्चात्य कला का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार रोंदा को माना जाता है और इनकी सबसे प्रसिद्ध मूर्ति से द थिंकर मानी जाती है और इनको थिएटर कलाकार भी कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन से मतलब एक ही चीज़ एक ही कलाकार के बारे में बात हो रही है। तो रोंदा जो थे वो थिएटर कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो बाकी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, ठीक है, इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। ऑप्शन है संसार चंद, दूसरा विट्ठलनाथ, तीसरा नैनसुख, चौथा मूलचंद। तो आप बताएंगे, आप इसमें से एक जो ऑप्शन सही हो उसके बारे में आप लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इनमें से NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था। तो पहला ऑप्शन है KS कुलकर्णी, दूसरा है शांति दवे, तीसरा है GR संतोष और चौथा है गुलाम शेख। तो आपको बताना है इसमें से NS बेंद्रे का जो कौन सा शिष्य नहीं था और कौन सा शिष्य है, ये आपको बताना है NS बेंद्रे का।
चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए।